हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। टुडे वी विल डिस्कस द क्वेश्चंस ऑफ फाइनेंस कमीशन। फाइनेंस कमीशन यानी कि वित्त आयोग, ये हमारा चैप्टर नंबर 41 है। तो लास्ट का जो भी 40 चैप्टर्स है आप लोग प्लेलिस्ट में जा करके देख सकते हैं। यहाँ पे फाइनेंस कमीशन इस साल आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट अभी पब्लिश हुआ है। इसके अलावा यहाँ पे इस बुक पे मैं ज़्यादा एम्फेसाइज इसलिए भी कर रही हूँ क्योंकि लास्ट ईयर आप लोगों ने देखा होगा 2020 के प्रीलिम्स में तो सीधा सीधा इस बुक से क्वेश्चन को पूछा गया था। यानी कि आप अगर पार्लियामेंट चैप्टर क्वेश्चन को जाके देखें तो एक क्वेश्चन ऐसा था जिसमें कि विदाउट चेंजिंग द ऑप्शन यूपीएससी ने सेम उसी क्वेश्चन को पुट किया था। तो यहाँ पे अगर आप इस बुक को सॉल्व कर दो पॉलिटी में आपको कंप्लीट क्लैरिटी आ जाएगी। तो इसीलिए भी यहाँ पे हम लोग इस चैप्टर को सॉल्व करते हैं या फिर इस बुक को आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए फाइनेंस कमीशन को समझने से पहले लोग ब्रीफली जान लेते हैं कि फाइनेंस कमीशन होता है क्या और 15th फाइनेंस कमीशन का रिपोर्ट क्या था। तो देखिए तो 15th फाइनेंस कमीशन या फिर जो फाइनेंस कमीशन होता है ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी होता है। कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी यानी कि ये एक संवैधानिक संस्था है, मतलब इसको संविधान के तहत इसको एक दर्जा प्राप्त है। लेकिन यहाँ पे अगर आप परमानेंट बॉडी की बात करें तो फाइनेंस कमीशन एक परमानेंट बॉडी नहीं होती है। इसको कॉन्स्टिट्यूट किया जाता है, कमीशन अपना रिपोर्ट और रिकमेंडेशन देती है, उसके बाद ये बॉडी डिसॉल्व हो जाती है और जो रिकमेंडेशन है उसको मानना ना मानना कम्प्लीटली आपके गवर्नमेंट पे डिपेंड करता है। तो ये डिटरमाइन करती है वैसा मेथड जिसके द्वारा टैक्स को किस तरह से प्रोसीड करना चाहिए, किस तरह से सेंटर और स्टेट के बीच में, स्टेट और स्टेट के बीच में टैक्सेस को या रेवेन्यू को किस प्रकार से बांटना चाहिए। इस बॉडी का यही फंक्शन होता है कि वो वैसा मेथड को डिस्क्राइब करे, बताए। इसके अलावा आर्टिकल 280 ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है जिसके तहत ये बताया गया कि जो भारत के राष्ट्रपति होंगे वो फाइनेंस कमीशन को 5 साल के अंतराल पर या उससे पहले अगर ज़रूरत हो तो इसको कॉन्स्टिट्यूट करेंगे। और जो फाइनेंस कमीशन आपका 15th फाइनेंस कमीशन है उसको 2017 में नवंबर में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था जिसके चेयरमैन थे NK सिंह। और ये एक रिकमेंडेशन इसका जो है वो रहेगा 5 साल के लिए, यानी कि 2021-22 से 2025-26 तक इसका रिकमेंडेशन रहेगा। लेकिन आपको पता होगा 2017 में इसको कॉन्स्टिट्यूट किया गया है तो यहाँ पे इसका रिकमेंडेशन 2020 से 21 तक भी चला था, लेकिन वो 1 साल के लिए रिकमेंडेशन था। यहाँ पे 2017 में कॉन्स्टिट्यूट करने के बाद यहाँ पे अगर आप इसके टाइम पीरियड को देखें तो थोड़ा डिले हुआ है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे 2017 में आपको पता है कि डिफरेंट टाइप का फंक्शंस हुआ था, जैसे कि डिमोनेटाइजेशन हुआ था इस टाइम। इसके अलावा जीएसटी आया था। तो इन सब को देखते हुए फाइनेंस कमीशन को थोड़ा टाइम लगा अपना रिपोर्ट देने में। लेकिन ये अब 2021-22 से 2025-26 तक इसके रिपोर्ट के तहत काम किया जाएगा। यहाँ पर हम लोग 15th फाइनेंस कमीशन की पर्टिकुलरली बात करें तो इसको 1 फरवरी 2021 को टेबल किया गया था आपके पार्लियामेंट में। और ये जो टेबल है इसमें डिफरेंट तरह का रिपोर्ट जो सबमिट किया गया, रिकमेंडेशन दिया गया, उसमें फर्स्ट हमारा है कि वर्टिकल डिवॉल्यूशन होना चाहिए 41%। अब यहाँ पे अगर वर्टिकल डिवॉल्यूशन की बात करें तो वर्टिकल डिवॉल्यूशन का मतलब होता है कि सेंटर से स्टेट में किस प्रकार से जो टैक्स और रेवेन्यू उसको किस प्रकार से दिया जाना चाहिए और कितना दिया जाना चाहिए। तो देखिए लास्ट टाइम ये 42% था, इसमें 1% घटा के इस बार ये 41% है। यानी सेंटर से स्टेट में अब जो पैसे होंगे वो 41% जाएगा और जो 1% इससे कम हुआ वो 1% डायरेक्टली जम्मू एंड कश्मीर एंड लद्दाख जो नया यूटी बना है आपका उसके पास जाएगा। यहाँ पे जो कमीशन है इसका यही काम है वर्टिकल डिवॉल्यूशन को देखना। इसके अलावा अगर आप देखेंगे तो ये रिसोर्सेज को स्टेबलाइज करने में या फिर रिसोर्सेज को देखने में कोविड के टाइम में किस प्रकार से डिवॉल्यूशन होना चाहिए उसके तहत भी काम कर रही है। डिफरेंट इसके लिए भी रिकमेंडेशन दिया हुआ है। अगर जीएसटी की बात करें तो जीएसटी के बारे में, जीएसटी अकाउंट्स फॉर 35% ऑन द ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू ऑफ यूनियन। यानी कि जो आपकी संघ है उसके ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में जीएसटी का कितना आया है? 35% आया। यानी 35% जीएसटी अकाउंट किया ग्रॉस एंड टैक्स से। सेंटर को 35% आया और जो 44% है वो स्टेट के पास आया उसका टैक्स। यहाँ पर ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू की बात करें तो ग्रॉस टैक्स रेवेन्यू में इस बार ड्रॉप देखने को मिला है 2016-17 के फिगर्स। यानी 2016-17 से आपका जो रेवेन्यू आया वो थोड़ा कम आया है। और इसका जो असेसमेंट किया गया था पहले कि 2021 से 26 तक ये एक्सपेक्टेड था कि 135.2 लाख करोड़ आएगा, आउट ऑफ विच जिसमें कि डिविजिबल पुल जो होगा वो एस्टिमेट किया गया था 103 लाख करोड़। तो यहाँ पे अगर डिविजिबल पुल की बात करें तो यहाँ पे डिविजिबल पुल यानी कि वही होता है कि मतलब कितना डिवीज़न के लिए टैक्स किस प्रकार से कितना पैसा कितना अमाउंट जो है वो डिवीज़न के लिए रखा गया है।
सेंटर और स्टेट के बीच में और स्टेट और स्टेट के बीच में। यहाँ पे ये पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन यहाँ अगर आप देखेंगे हॉरिजॉन्टल इवोल्यूशन, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि इसमें बताया जाता है कि किसको कितना वेटेज देना चाहिए, यानी कि कौन कौन सा फैक्टर है, कौन कौन सा पैरामीटर है जिसके तहत टैक्स को दिया जाना चाहिए और कितना दिया जाना चाहिए स्टेट और स्टेट के बीच में, यानी हॉरिजॉन्टल यानी कि स्टेट और स्टेट के बीच में किस प्रकार से टैक्स का बंटवारा हो या रेवेन्यू का बंटवारा हो। तो अगर हम फर्स्ट फैक्टर देखेंगे तो यहाँ पे पॉपुलेशन के बारे में बताया गया है। यहाँ पे पॉपुलेशन कितना बताया गया, 15, यानी कि 15% जो है वो पॉपुलेशन को वेटेज दिया गया है। यहाँ पर जो भी लास्ट ईयर भी आपका यहाँ पे पॉपुलेशन जो था ये 2011 एंड 1971 के सेंसस को लिया गया था, लेकिन इस बार यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे सेंसस को चेंज करते हुए 2011 के सेंसस को लिया गया और 1971 वाले सेंसर को कंप्लीट ख़त्म कर दिया गया है। और यहाँ पे जो आपका नया एक टर्म आया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस, यानी कि 12.5% अब डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस के तहत राज्यों को दिया जाएगा। यानी जो डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस अगर इसकी बात करें तो इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे रिप्रोडक्टिव रेट कितना है, यानी रिप्रोडक्शन रेट कितना है, उस हिसाब से जहाँ पे रिप्रोडक्टिव रेट जहाँ पे जितना कम रहेगा उसको उतना ज़्यादा अमाउंट मिलेगा। और अगर पॉपुलेशन की बात करें तो 2011 की पॉपुलेशन के हिसाब से पहले 10% बांटा जाता था, जो कि अब 15% कर दिया गया। यहाँ 2011 का ही सेंसस रखा गया, लेकिन यहाँ पे एक ऐड किया गया है डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस और 1971 वाले को कम्प्लीटली हटा दिया गया है। पहले क्या था, 1971 वाले जो सेंसस थे उसके आधार पर 17.5% टैक्सेस दिया जाता था, टैक्सेस का डिवोल्यूशन होता था। यहाँ पे अगर एरिया की बात करें तो एरिया को 51% वेटेज दिया गया है। यहाँ पे जो एरिया है ये आपका 15% वेटेज रखता है। इसके अलावा अगर आप बात करें तो जो फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी है, इसके टर्म को पहले हम लोग कहते थे फॉरेस्ट कवर, यानी कि पहले फॉरेस्ट कवर के तहत 7.5% दिया जाता है, जिसको अब चेंज करके फॉरेस्ट एंड इकोलॉजी नाम दे करके 10% रखा गया है इसका वेटेज। और इनकम डिस्टेंस की बात करें तो पहले इनकम डिस्टेंस में 50% दिया जाता था, इसका वेटेज 50% था, जो अब 45% कर दिया गया है। यहाँ पे एक नया टर्म जोड़ा गया है, टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स। ये पहले आपके पहले वाले सेंसस में नहीं होता था। यहाँ पे टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स का सिंपली मीनिंग ये है कि कौन सा राज्य हायर टैक्स कलेक्शन इफिशियंसी रखती है, ना कि हायर टैक्स कलेक्शन। यहाँ पे हायर टैक्स कलेक्शन एक अलग हो जाता है, यानी कि कौन सा राज्य ज़्यादा टैक्स देती है। लेकिन अगर इफिशियंसी की बात करें, एफर्ट की बात करें, तो पर कैपिटल टैक्स आपका कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, यानी पर पर्सन टैक्स कहाँ से ज़्यादा आ रहा है, इस चीज़ को देखा जाता है टैक्स एंड फिजिकल एफर्ट्स में। और डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस मैंने आपको पहले बता दिया, इसका 12.5% वेटेज रखा गया। यहाँ दो टर्म नया है, एक डेमोग्राफिक परफॉर्मेंस जिसका 12.5% वेटेज है, और एक आपका हो गया टैक्स एफर्ट। तो टैक्स एफर्ट को भी इस बार नया टर्म जोड़ा गया, जो कि 2.5% इसका वेटेज है। यहाँ पे अगर हम लोग नेक्स्ट देखें, रेवेन्यू की बात करें, तो जो रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट है ये दिया जाने वाला है 17 स्टेट को। यहाँ पे रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट का मतलब होता है कहाँ पे रेवेन्यू कम आया, अगर वहाँ पे डिफिसिट हुआ है रेवेन्यू का तो उसको सेंटर के द्वारा ग्रांट दिया जाएगा। तो यहाँ पे 2.94 करोड़ ग्रांट देने की बात की गई है। और यहाँ पे अगर ग्रांट की बात करें तो 17 स्टेट को मिलेगा। यहाँ पे आप कंफ्यूज हो सकते हैं कि कहीं यहाँ पे टोटल स्टेट की बारे में बात ना की जाए। यहाँ पे अगर टोटल स्टेट रहे तो ये आपको ट्रैप करने के लिए होगा। यहाँ पे 17 स्टेट को रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट देने की बात की गई है। अगर लोकल गवर्नमेंट की बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कहाँ पे लोकल बॉडी में किसको कितना अमाउंट मिलेगा। यहाँ पे अगर रूरल लोकल बॉडी की बात करें तो यहाँ पे आपका अमाउंट दिया हुआ है। अमाउंट आपको याद करना बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा बहुत जानना चाहिए कि यहाँ पे लॉजिक से भी आप बता सकते हैं कि रूरल बॉडीज़ को अर्बन लोकल बॉडी से थोड़ा ज़्यादा ग्रांट दिया गया है। यहाँ पे 236.805 करोड़ है, यहाँ पे 121,055 करोड़ है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बस आपको ये जानना है कि कहाँ पे थोड़ा ज़्यादा है कम है, एग्जैक्ट अमाउंट याद रखना उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पे अगर लोकल गवर्नमेंट को हेल्थ के रूप में ग्रांट किया गया है 70,051 करोड़, जो कि हेल्थ ग्रांट मिला है लोकल गवर्नमेंट्स को हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पे खर्च करने के लिए। इसके अलावा स्पेसिफिकली अगर हम लोग हेल्थ की बात करें तो कमीशन ने सजेस्ट किया है कि हर एक राज्य को अपना एक्सपेंडिचर 8% तक बढ़ा देना चाहिए 2022 तक। यानी कि 2022 जाते जाते आपको हेल्थ पे कम से कम हर एक राज्य को 8% खर्च करना है। इसके अलावा कमीशन ने एक और बहुत अच्छी बात सजेस्ट की है कि जैसा कि आपके पूरे देश में यूपीएससी सिविल सर्विसेज को देखता है, सिविल सर्वेंट्स को देखता है, उसी तरह इसी तर्ज पे ऑल इंडिया हेल्थ सर्विस होना चाहिए या ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस होना चाहिए, सेम यूपीएससी का पैटर्न पे, जो पूरे राज्य में नहीं, या तो फिर आप देखें तो पूरे देश में हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर और ये मेडिकल सर्विसेज को देखें। इसके अलावा एक नेशनल मेडिकल काउंसिल है, इसको सजेस्ट करने की, इसको डेवलप करने की बात की गई है।
इसके अलावा जो आपकी आयुष हेल्थ है, यानी कि आयुर्वेदा और यूनानी सिद्धा, ये सब के बारे में आपको इसको भी इनकरेज करने की बात की गई है। और जो अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशंस बिल है, यहाँ पे देखिए अलाइड हेल्थ केयर प्रोफेशन का मतलब है कि यहाँ पे जो भी हेल्थ केयर वर्कर्स हैं इन पे भी खर्च करने की बात की। यहाँ पे हेल्थ केयर वर्कर्स के लिए लगभग 13,000 करोड़ खर्च करने की बात की गई है। नेक्स्ट अगर देखें तो हायर एजुकेशन, अगर आप देखें तो कोविड के टाइम में ऑनलाइन एजुकेशन पे बहुत ज़्यादा जोर दिया गया था, तो इसको भी देखते हुए 15th फाइनेंस कमीशन ने ऑनलाइन एजुकेशन प्रमोट करने के लिए 5,078 करोड़ का टोटल सम ग्रांट करने के लिए कहा है, वो भी ऑनलाइन एजुकेशन पे। इसके अलावा जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी है इसके तर्ज पे हर एक राज्य में क्या होना चाहिए, 2 ऐसा डेडिकेटेड कॉलेज होना चाहिए जो कि रीजनल लैंग्वेज के लिए रिकॉग्नाइज्ड कर दिया जाना चाहिए, यानी कि रीजनल लैंग्वेज में वहाँ पे पढ़ाई होगी। तो यहाँ पे 15th फाइनेंस कमीशन ने रीजनल लैंग्वेज पे भी जोर दिया। जो स्टडी मटेरियल होगा वहाँ पे जो पढ़ाने का तरीका होगा वो भी रीजनल लैंग्वेज पे होना चाहिए। अगर डिफेंस की बात करें तो डिफेंस में रिकमेंड किया गया है कि एक नॉन लैप्सेबल पूल बनाना चाहिए डिफेंस और इंटरनल सिक्योरिटी सेक्टर के लिए, जिससे कि पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के तहत जिसे आना चाहिए। देखिए यहाँ पे नॉन लैप्सेबल का मतलब होता है कि वैसा अमाउंट, मान लेते हैं आपके पास 100% इस बार आपको अमाउंट मिला है, आपने 90% उसका खर्च कर दिया या 80% खर्च कर दिया। अब यहाँ पे जो 20 या 10% जो आपका अमाउंट बचा वो समाप्त हो जाएगा, तो उसको हम लोग लैप्सेबल कहेंगे, यानी कि अगर आप उसको नेक्स्ट ईयर यूज़ नहीं कर सकते तो वो लैप्सेबल कहलाएगा। लेकिन ये जो आपने 80% यूज़ किया, जो 20% बच गया, ये आपके अगले साल वाले 100% में जुड़ जाएगा, यानी कि आप अगले साल 120% खर्च कर सकते हैं। तो ये एक नॉन लैप्सेबल पूल है कि आप इस ईयर का पैसा अगले साल में खर्च करें, वो समाप्त नहीं होगा, आप पूरा खर्च नहीं भी कर पाए तो यहाँ पे डिफेंस के लिए पब्लिक अकाउंट ऑफ इंडिया के तहत नॉन लैप्सेबल पूल की बात की गई है। देखिए यहाँ पे जो नॉन लैप्सेबल पूल है ये आएगा आपका मतलब बजट के अलावा इसको दिए जाने की बात की गई है। अगर डिजास्टर रिस्क मैनेजमेंट की बात करें तो 15th फाइनेंस कमीशन ने रिकमेंड किया है कि राज्यों को कंट्रीब्यूट करना चाहिए स्टेट डिजास्टर रिस्क फंड में 25%, और जो नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट है उनको 10%। यहाँ पे 13th फाइनेंस कमीशन में भी यही सेम चीज़ थी, 14 में भी यही थी और अभी 15 में भी यही है। यहाँ पे क्रिएशन की करने की बात की गई है मिटिगेशन फंड की, जो कि राष्ट्रीय लेवल पे भी होना चाहिए और स्टेट लेवल पे भी होना चाहिए। तो यहाँ पे देखिए इन सब के बारे में बात की गई है। अगर सिंपली हम लोग देखें तो इसके अलावा एक और चीज़ अगर हम लोग देखें तो एक एक्सपर्ट ग्रुप बनाने की बात की गई है, जो कि आपका पब्लिक फाइनेंशियल मैनेजमेंट सिस्टम को देखेगा। इसके लिए एक्सपर्ट ग्रुप बनाने की भी बात की गई है। तो यहाँ पे ये सब रिकमेंडेशन था आपका फाइनेंस कमीशन के लिए। इसके अलावा यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आपका इससे भी आ सकता है और बेसिक क्वेश्चन से इंक्लूड करके भी आ सकता है। तो हम लोग अपना बेसिक क्वेश्चंस को देखेंगे, फंडामेंटल क्वेश्चंस को देख लेते हैं। यहाँ पे फर्स्ट क्वेश्चन को अगर हम लोग देखें तो ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग मैटर डज द फाइनेंस कमीशन मेक रिकमेंडेशन टू द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, यानी कि कौन कौन सा मैटर है जिसमें कि फाइनेंस कमीशन भारत के राष्ट्रपति को सलाह दे सकती है। तो फर्स्ट है हमारा द डिस्ट्रीब्यूशन बिटवीन यूनियन एंड स्टेट ऑफ नेट प्रोसीड ऑफ टैक्सेस, यानी कि जितना टैक्स आया वो किस प्रकार से डिस्ट्रीब्यूट होना चाहिए यूनियन और स्टेट के बीच में, और उसका एलोकेशन किस तरह से होना चाहिए स्टेट और स्टेट के बीच में, यानी कि जितना भी प्रोसीड आया उसका आपका वर्टिकल डिवोल्यूशन किस प्रकार होना चाहिए, हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन किस प्रकार होना चाहिए, वो रिकमेंड करेगी फाइनेंस कमीशन प्रेसिडेंट को। नेक्स्ट अगर देखें तो प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ रेवेन्यूज ऑफ द स्टेट आउट ऑफ द कंसिडर्ड फंड ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की संचित निधि से राज्यों को जो भी पैसे जाएंगे या जो भी ग्रांट इन ऐड जाएंगे उसके बारे में जो सिद्धांत होंगे वो भी कौन बताएगा, आपका फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे देखिए आपका दोनों का दोनों स्टेटमेंट हम लोगों ने अभी देखा, ये दोनों आपका करेक्ट है। फर्स्ट तो वर्टिकल और हॉरिजॉन्टल डिवोल्यूशन फाइनेंस कमीशन तय करती है, और दूसरा अगर भारत से जाना है यानी कि सेंटर से स्टेट को ग्रांट जाना है तो वो भी फाइनेंस कमीशन तय करती है। तो यहाँ पर करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी। नेक्स्ट देखते हैं द कंसोलिडेटेड फंड यहाँ पे कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिगार्ड टू फाइनेंस कमीशन। तो यहाँ पे फर्स्ट है हमारा द रिकमेंडेशन ऑफ द फाइनेंस कमीशन कवर अ पीरियड ऑफ 5 years, यानी कि जो रिकमेंडेशन होता है फाइनेंस कमीशन का वो 5 साल तक कवर करता है पीरियड को। सेकेंड है हमारा द रिपोर्ट ऑफ फाइनेंस कमीशन इज सबमिटेड टू द प्राइम मिनिस्टर, यानी कि जो रिपोर्ट होता है फाइनेंस कमीशन का वो सबमिट होता है प्राइम मिनिस्टर के पास। देखिए यहाँ पे इनको कॉन्स्टिट्यूट करने का काम है प्राइम मिनिस्टर का, यहाँ पे प्रेसिडेंट का। तो ये जो अपना रिपोर्ट सबमिट करती है वो भी प्रेसिडेंट के पास करती है, ना कि प्राइम मिनिस्टर के पास। और प्रेसिडेंट क्या करते हैं, इस रिपोर्ट को रखते हैं दोनों हाउसेस के पास, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस के पास। तो यहाँ पे आपका सेकंड स्टेटमेंट तो इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ प्राइम मिनिस्टर ना होकर के यहाँ प्रेसिडेंट होना था। और जो रिकमेंडेशन है देखिए यहाँ पे
अगर आपसे पूछ दिया जाए कि रिकमेंडेशन फाइनेंस कमीशन कौन से आर्टिकल के तहत देती है, तो यहाँ पे आपका आर्टिकल 281 हो जाएगा, ना कि 280। तो 280 में से कॉन्स्टिट्यूशन की बात की गई है और 281 में रिकमेंडेशन की बात की गई है, और ये 5 साल का पीरियड को कवर करता है। ये हम लोगों ने अभी देखा कि जो कि 12 आपका 15 फाइनेंस कमीशन 2021 22 से 2026 तक रहेगा। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट स्टेटमेंट करेक्ट है और सेकंड इनकरेक्ट है, तो हमारा फर्स्ट हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। इसके लिए अगर आप देखें, नॉर्मली जो फाइनेंस कमीशन होती है वो अपना रिपोर्ट 1 साल में सबमिट कर देती है, लेकिन जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसको थोड़ा टाइम लग गया। इसके अलावा यहाँ पे आपको मैंने ऑलरेडी बता दिया कि टाइम क्यों लगा, जीएसटी, डिमोनेटाइजेशन, कोविड, ये सारा इम्पैक्ट था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 3, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द फाइनेंस कमीशन इज़ नॉट करेक्ट, यानी कि फाइनेंस कमीशन के बारे में कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। द कमीशन कंप्राइज अ चेयरमैन एंड 4 अदर मेंबर्स, यानी कमीशन के पास एक चेयरमैन होते हैं और 4 अदर मेंबर्स होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, द पार्लियामेंट इज ऑथराइज टू डिटरमाइन बाय लॉ द क्वालिफिकेशन ऑफ द मेंबर ऑफ द कमीशन, यानी कि पार्लियामेंट के पास ये अथॉरिटी होती है कि वो डिटरमाइन करे लॉ के द्वारा कि क्या क्वालिफिकेशन होना चाहिए कमीशन के मेंबर्स के पास। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें तो ऑल द अपॉइंटमेंट्स आर मेड बाय द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, सारा का सारा जो अपॉइंटमेंट होगा वो भारत के राष्ट्रपति के द्वारा किया जाएगा। नेक्स्ट है हमारा स्टेटमेंट कि जो भी मेंबर्स होंगे इसमें वो इंडियन इकोनॉमिक सर्विस के होने चाहिए, इंडियन स्टैटिकल सर्विसेज के होने चाहिए। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा कन्फ्यूज़न होगा कि पार्लियामेंट ये कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो पार्लियामेंट के पास कैसे अथॉरिटी हो सकती है इसको डिटरमाइन करने की। तो यहाँ पे आपसे नॉट करेक्ट पूछा गया है। तो यहाँ पे अगर हम लोग शॉर्ट में देखें कि इसके मेंबर्स कौन कौन होते हैं, देखिए यहाँ पे टोटल 4 मेंबर्स होते हैं चेयरमैन के अलावा, और पार्लियामेंट के पास ही वो अथॉरिटी होती है कि वो उनके क्वालिफिकेशन को तय करें। और जो चेयरमैन होते हैं उनके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए पब्लिक अफेयर्स का, यानी कि पब्लिक अफेयर्स का उनके पास एक्सपीरियंस होना चेयरमैन होंगे। इसके अलावा जो 4 अलग अलग मेंबर होंगे वो इंडियन स्टैटिकल सर्विस या इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से ना होकर अलग अलग फील्ड से होंगे। जैसे कि जो एक मेंबर होगा वो होगा जज ऑफ हाई कोर्ट, या फिर वो क्वालिफाई होना चाहिए एज सच, यानी कि जज ऑफ हाई कोर्ट बनने के लिए। देखिए यहाँ पे आपको पता होगा कि जो 15 फाइनेंस कमीशन है उसमें शक्तिकांता दास को भी रखा गया था एज अ मेंबर, बट जैसे ही वो आरबीआई के गवर्नर बने वो वहाँ से हट गए, तो यहाँ पे एक दूसरे आईएएस ऑफिसर को रखा गया था। तो यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि ये इंडियन इकोनॉमिक सर्विस से नहीं होते हैं, केवल ये अलग अलग फील्ड से होते हैं। नेक्स्ट हमारा स्पेशलाइज्ड नॉलेज ऑफ फाइनेंस एंड अकाउंट्स ऑफ द गवर्नर, यानी कि उनके पास फाइनेंस और अकाउंट का, गवर्नमेंट के फाइनेंस और अकाउंट का एक स्पेशल नॉलेज होना चाहिए, स्पेशलाइज्ड नॉलेज होना चाहिए, और एक वैसे पर्सन जिनके पास वाइड एक्सपीरियंस होना चाहिए फाइनेंशियल मैटर और एडमिनिस्ट्रेशन को लेकर के, और एक ऐसे पर्सन जो कि जिनके पास इकोनॉमिक्स का अच्छा खासा नॉलेज होना चाहिए। यानी कि आप यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस को भी ले सकते हैं, इंडियन स्टैटिकल सर्विस को भी ले सकते हैं, इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस से भी पर्सन ले सकते हैं, जुडिशरी से भी पर्सन को ले सकते हैं, यानी कि यहाँ पे डिफरेंट फील्ड आ जाते हैं। तो यहाँ पे अगर आप इनकरेक्ट ऑप्शन को देखें तो साफ साफ आपको यहाँ पे पता चल जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे इंडियन इकोनॉमिक सर्विस और इंडियन स्टैटिकल सर्विस के बारे में बात की गई, यानी कि सारे के सारे मेंबर इन दोनों फील्ड से ना होकर के अलग अलग फील्ड से होता है, अभी हम लोगों ने देखा। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। बाकी का सारा स्टेटमेंट आपका करेक्ट है। इसमें एक चेयरमैन होते हैं, 4 अलग मेंबर होते हैं, पार्लियामेंट लॉ के द्वारा क्वालिफिकेशन को तय करती है और प्रेसिडेंट का अपॉइंटमेंट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, असर्शन एंड रीज़न। देखिए यूपीएससी अब असर्शन और रीज़न वाले क्वेश्चंस को नहीं पूछती कि आपका स्टेट पीसीएस में काम आ सकता है। तो यहाँ हमारा असर्शन दिया हुआ है, फाइनेंस कमीशन प्रिस्क्राइब द फ्रेमवर्क फॉर द वर्किंग ऑफ द प्लानिंग कमीशन, यानी कि फाइनेंस कमीशन के पास काम होता है कि वो प्लानिंग कमीशन के काम को तय करें, उनके फ्रेमवर्क को तय करें कि वो किस प्रकार से काम होना चाहिए उनका। रीज़न दिया गया है, द जुडिक्शन ऑफ फंक्शन ऑफ फाइनेंस कमीशन और आउटलाइंड इन द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, यानी कि फाइनेंस कमीशन का जो जुडिक्शन है और जो उनका वर्किंग है वो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया में बताया गया है। तो यहाँ पे आपका रीज़न तो करेक्ट है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताया गया कि उनका काम क्या होगा, लेकिन ये प्लानिंग कमीशन के वर्किंग को तय नहीं करती है। यहाँ पे अगर आप देखें तो प्लानिंग कमीशन को हम लोग नीति आयोग कहते हैं, जो कि 2015 में एग्जीक्यूटिव रिजोल्यूशन के द्वारा पास हुआ था। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट इनकरेक्ट हो जाएगा। यहाँ पे नीति आयोग एक अलग बॉडी है और फाइनेंस कमीशन एक अलग बॉडी है, तो आपका फर्स्ट इनकरेक्ट होगा। तो आप यहाँ पे इजीली अपना ऑप्शन डी की तरफ जा सकते हैं, ए इज़ फॉल्स बट आर इज़ ट्रू, आपका रीज़न यहाँ पे करेक्ट है। नेक्स्ट अगर हम लोग देखें क्वेश्चन नंबर 5, देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक डिस्कस करते हैं, बाकी क्वेश्चन को हम लोग अगले लेक्चर में या अगले टाइम इंक्लूड कर हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर इशूज
on which recommendation to be made by Finance Commission to the President of India specified in the Constitution of India। यानी कि भारत के संविधान में कौन कौन सा ऐसा इशूज़ है जिसके तहत फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे सकते हैं प्रेसिडेंट को। तो फर्स्ट हमारा यहाँ पे स्टेटमेंट है, द प्रिंसिपल विच शुड गवर्न द ग्रांट्स इन एड ऑफ रेवेन्यूज ऑफ स्टेट आउट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ इंडिया। यानी कि भारत की संचित निधि से ग्रांट इन एड किस प्रकार से देना चाहिए स्टेट को, उसके बारे में। तो फर्स्ट तो हमारा यहाँ पे करेक्ट है, क्योंकि हम लोगों ने शायद क्वेश्चन नंबर 1 या 2 में देखा था इसको कि जो प्रिंसिपल होता है वो फाइनेंस कमीशन तय करती है किस प्रकार से ग्रांट इन एड दिया जाना चाहिए राज्यों को। यहाँ पे आप लोगों ने देखा होगा कि रेवेन्यू डिफिसिट ग्रांट भी दिया जा रहा है 17 स्टेट को 15 फाइनेंस कमीशन के तहत। यहाँ पे फर्स्ट स्टेटमेंट आपका करेक्ट हो तो आप आराम से ऑप्शन बी एंड डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। इसके बाद अगर आपका सेकंड स्टेटमेंट अगर आप देखें तो यहाँ पे क्या रहा है कि राज्यों के संचित निधि से, राज्यों के कॉन्स्टिट्यूट फंड से और रिसोर्सेज को, संसाधनों को पंचायत के पास जाना चाहिए कि वैसा सारा मेजर्स जिसके तहत राज्य का संचित निधि पंचायत को रिसोर्सेज देगा। और आपका लास्ट स्टेटमेंट है वैसा सारा मेजर्स भी तय करती फाइनेंस कमीशन जिसके तहत राज्यों के संचित निधि से म्यूनसिपैलिटीज़ को पैसे जाएंगे या रेवेन्यूज़ या रिसोर्सेज जाएंगे। तो यहाँ पे देखिए जो तय होता है राज्यों से किस प्रकार से जाना चाहिए वो भी कहीं ना कहीं फाइनेंस कमीशन तय करती है। आपके यहाँ सेकंड एंड थर्ड दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि अगर लोकल बॉडीज़ की बात करें, अगर पंचायत के लिए या म्यूनसिपैलिटी के लिए तय करेगी आपकी फाइनेंस कमीशन, तो ये दोनों के लिए तय करेगी क्योंकि दोनों लोकल बॉडीज़ लोकल गवर्नमेंट के अंदर आते हैं। तो यहाँ पे आपका फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का तीनों स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन ए। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2 एंड सेलेक्ट द करेक्ट आंसर यूजिंग द कोड्स गिवन बिलो। यहाँ पे आपको बताना है लिस्ट 1 और लिस्ट 2 को मैच करना है और यहाँ पे आपको कोड से करेक्ट ऑप्शन को चूज़ करना है। देखिए यहाँ पे इस तरह का क्वेश्चन यूपीएससी कर सकती है क्योंकि सिंपली आपको फर्स्ट मेंबर याद होते हैं। यहाँ पे आपको लॉजिक लगा के भी आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, 50-50 तक जा सकते हैं। ये सारा नाम आपके बुक में दिया हुआ है, लक्ष्मीकांत के बुक में, आप वहाँ से इसको रीड कर सकते हैं। देखिए जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन है उसके चेयरमैन कौन थे, केशी नियोगी। यहाँ पे आपका फर्स्ट का सेकंड हो जाएगा, यानी कि अगर आप यहाँ से एलिमिनेशन टेक्निक को देखें तो आप अगर देखें ए में 2 किस में है, ऑप्शन ए एंड सी में, यानी कि आप बी को एंड डी को एलिमिनेट कर सकते हैं। अब आपके पास 50-50 की बात आ जाती है। तो देखिए बिल्कुल ना जानने से 50-50 तक जाना अच्छा होता है, क्योंकि यहाँ पे आपका प्रोबेबिलिटी बढ़ जाता है कि कम से कम क्वेश्चन सही हो सकता है। अगर आप इसके बाद एक भी जाने तो आप यहाँ पे इजीली इस क्वेश्चन को टैकल कर सकते हैं। यूपीएससी भी ऐसा ही ऑप्शन सेट करती है ताकि आप क्वेश्चन को टैकल कर सके ईजिली। यहाँ पे फोर्थ फाइनेंस कमीशन की बात करें तो यहाँ पे फोर्थ फाइनेंस कमीशन आपका पीवी राजमन्नार के तहत आया था। ये आया था 1964 में, इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था 65 में, और इनका जो वर्क था वो 1966 से 69 का रिकमेंडेशन के तहत काम किया गया था। और जो फर्स्ट फाइनेंस कमीशन था ये आपका आया था 1951 में। ये आपको पता होना चाहिए फर्स्ट फाइनेंस कमीशन कब आया था, किसके तहत आया था, इसके चेयरमैन कौन थे, और इसका रिकमेंडेशन 52 से 57 तक इसके रिकमेंडेशन के तहत काम किया गया था। अगर सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन की बात करें, देखिए यहाँ पे आपको 2 जानने से आप अपने क्वेश्चन तक, आंसर तक पहुँच सकते हैं। बी का अगर आप देखें फोर्थ फाइनेंस कमीशन 1, तो बी में 1 किस में, ऑप्शन ए में, तो आप आराम से यहाँ पे ऑप्शन ए को टिक कर सकते हैं। यहाँ पे अगर हम लोग सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन की बात करें तो सिक्स्थ फाइनेंस कमीशन के जो चेयरमैन थे वो थे ब्रह्मानंद रेड्डी। यहाँ पे आपका सी का 4 हो जाएगा, जो कि 1972 से 1973 में यहाँ पे 1972 में इनका अपॉइंटमेंट किया गया था और 1973 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन दिया था। इसके अलावा इनका जो वर्किंग था 1974 टू 1979 तक चला था। अगर हम लोग 8 फाइनेंस कमीशन की बात करें तो वो वाई.बी. चौहान के तहत, इनका चेयरमैन के तहत था, और वो 1982 में कॉन्स्टिट्यूट किया गया था और 1984 में इन्होंने अपना रिकमेंडेशन सौंपा था। यानी कि यहाँ भी 2 साल का गैप लगा था, जिस तरह से आपको इस बार लगा। तो यहाँ पे 84 टू 89 इनका वर्किंग था, इनका जो रिकमेंडेशन था उसके तहत 84 टू 89 तक काम किया गया था। तो यहाँ पे देखिए आज हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 तक ही डिस्कस करते हैं। आपका क्वेश्चन नंबर 6 का ऑप्शन ए करेक्ट हो जाएगा। So this is the end of today's discussion. Hope you like it. Stay connected, stay safe. Thank you very much.